लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ एलिजेड रेप और मर्डर होता है। देश भर में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं और ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ऑलरेडी इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर चुका है। लेकिन चीजें यहीं पर खत्म नहीं होती। ये केस दिखने में जितना सीधा साधा लगता है ना, उतना है नहीं। और ना ही केवल ये केस केवल एक लड़की के बारे में है, बल्कि इस केस ने पूरे देश में डॉक्टर्स की जो व्यथा है उसके इशू को रेज किया है। देखिए, देश में जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना, तो वो पूरी कंट्री को झकझोर कर रख देता है और उसका इम्पैक्ट मास लेवल पर देखा जा सकता है। और इसी के चलते 18 अगस्त 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब यह होता है कि कोई स्पेसिफिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खटखटाने नहीं गई, लेकिन माननीय कोर्ट ने स्वतः ही इस केस का संज्ञान ले लिया है। लेकिन ऐसा क्यों? 20 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस की पहली सुनवाई थी, पहली हियरिंग थी, और ये मैटर कोर्ट नंबर 1 यानी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आया है। इस केस का टाइटल है इन री एलिजेड रेप एंड मर्डर ऑफ ट्रेनी डॉक्टर इन आरजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता एंड रिलेटेड इश्यूज। इस 3 जज बेंच में ऑनरेबल मिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी है। और माननीय कोर्ट ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यह केस इस क्राइम के हॉरिफिक नेचर को तो दर्शाता ही है, but it raises systemic issues with regard to safety of doctors across India. कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी माना कि यंग डॉक्टर्स, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा that there is virtual absence of safe conditions of work for young doctors across the country, particularly in public hospitals. और जो women doctors हैं, यानी कि फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं। और इसके 2 कारण कोर्ट ने दिए, पहला जेंडर और दूसरा वर्किंग आवर्स। अब देखिए ना, इतनी लंबी शिफ्ट्स में होने के बाद भी मेल और फीमेल डॉक्टर्स के लिए एडिक्वेट रेस्टिंग स्पेस और सेपरेट फैसिलिटीज नहीं देखने में मिलती। कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, जो कि है इफ विमेन आर नॉट सेफ एट वर्क देन वी आर डिनाइंग देम इक्वालिटी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसर्न जो कोर्ट ने दिखाया वो ये था कि विक्टिम का नाम, उसकी क्राइम सीन पे ली गई फोटोग्राफ्स और उसकी आइडेंटिटी को ऑल ओवर मीडिया पर पब्लिश कर दिया गया है। 2019 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्सुअल ऑफेंस के जो विक्टिम्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखना है, यानी कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। Honorable Chief Justice ने कहा, is this the way we provide dignity to an individual who has lost her life, a young doctor? अब आते हैं केस पर। कोर्ट ने 5 क्वेश्चंस सामने रखे। पहला यह था कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने सबसे पहले इस पूरे हादसे को सुसाइड का नाम क्यों दिया। दूसरा, इस केस में एफआईआर 9 अगस्त की रात को 11:15 बजे हुई, इतनी लेट क्यों? अब आप ही बताइए ना, ये हॉस्पिटल की ड्यूटी नहीं थी क्या कि जैसे ही उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में पता चले वो सीधा एफआईआर लॉन्च कराएं? तीसरा, विक्टिम की बॉडी उनके पेरेंट्स को रात के 8:30 बजे क्रिमेशन के लिए दी गई, तो फिर एफआईआर उसके 3 घंटे और 15 मिनट के बाद क्यों? चौथा, 14 अगस्त की रात को जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक बड़ी मॉब आती है और हॉस्पिटल में घुसकर क्रिटिकल फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा देती है। पुलिस उस समय क्या कर रही थी, ये प्रश्न है। पुलिस की सबसे पहली ड्यूटी यही बनती है ना कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करे, और क्राइम सीन कहां पर था? हॉस्पिटल के अंदर। तो पुलिस ने उस मॉब को अंदर जाने से क्यों नहीं रोका? वैसे सोचने वाली बात पता है क्या है कि क्या लगभग 7,000 लोग अचानक से बिना किसी पहली जानकारी या सहमति के इकट्ठा होकर ऐसा नुकसान कर सकते हैं? और ऐसा मैंने नहीं, बल्कि ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को कहा।
और पांचवा क्वेश्चन ये कि प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की जगह उन्हें दूसरे कॉलेज में एज प्रिंसिपल क्यों ट्रांसफर कर दिया गया? जिनका खुद का कंडक्ट ही स्क्रूटिनी में है, उन्हें दूसरी जगह अपॉइंट कर दिया गया। ये सभी प्रश्न कोर्ट ने सामने रखे और साथ ही साथ बंगाल सरकार से यह भी अपील करी दैट लेट नॉट द पावर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बी अनलीश्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स। लेकिन ये जो केस है ना, इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि डॉक्टर्स को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी कि लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी। और वो क्या क्या मुश्किलें हैं वो भी माननीय कोर्ट ने हमें बताई। फर्स्ट, नाइट ड्यूटी में डॉक्टर्स के लिए एडिक्वेट रेस्टिंग स्पेस नहीं होता। सेकंड, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स को लंबी जैसे कि 36 आवर शिफ्ट्स देनी होती है, वो भी बिना प्रॉपर सैनिटेशन और रेस्टिंग कंडीशंस के। थर्ड, लैक ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। फोर्थ, अच्छी टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती। 5, जो हॉस्टल्स होते हैं वो हॉस्पिटल से काफी दूर सिचुएटेड होते हैं और इंस्टीट्यूशन इन डॉक्टर्स को सेफली कम्यूट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी नहीं देता। 6, सीसीटीवी कैमरास बहुत बार काम नहीं कर रहे होते। 7, पेशेंट्स हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल प्लेसेस विद इन द हॉस्पिटल, यानी कि कोई भी हॉस्पिटल के किसी भी एरिया को ओपनली एक्सेस कर सकता है, जो कि इस केस में भी हुआ था। 8, एंट्री पॉइंट्स पर प्रॉपर चेकिंग नहीं होती कि कोई व्यक्ति अंदर कोई हथियार लेकर ना जा पाए। 9, हॉस्पिटल के बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी नहीं होती। 10, नो सपोर्टिव फैसिलिटीज, यानी कि डॉक्टर्स को ही मेडिकल और इमोशनल दोनों सपोर्ट बनना पड़ता है। और 11th, इंटेंसिव केयर यूनिट्स एंड इमरजेंसी वार्ड्स में वायलेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली वही पेशेंट्स आते हैं ना जिनकी हेल्थ कंडीशन बहुत डिटोरिएट हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकालने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है नेशनल टास्क फोर्स, जो कि अपनी रिकमेंडेशंस माननीय कोर्ट को देंगी, जिससे मेडिकल प्रोफेशनल्स एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर पाएंगे और एक नेशनल प्रोटोकॉल बने जो कि पूरे देश में लागू हो। इस केस की अगली सुनवाई होगी 22 अगस्त 2024 को, जहां पर सीबीआई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। तो इसीलिए कोर्ट में अपना विश्वास बनाए रखिए, ये जानते हुए कि डॉक्टर्स के लिए वर्क प्लेस पर एक सेफ एनवायरनमेंट जरूर बनेगा। जय हिंद।